ईरान डेलीगेशन ये कह रहा है कि हम हफ्तों के लिए इस्लामाबाद नहीं आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कल तक ये बातचीत चल जाए, परसों तक ये बातचीत चल जाए, उससे ज्यादा बातचीत के आसार नजर नहीं आ रहे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान देते हैं जो इस पूरी बातचीत को पेचीदा बनाते जा रहे हैं। रिजवी जी, एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का आ गया है, वो कह रहे हैं कि बातचीत जरूर चल रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब ये जमीनी हकीकत है या जमीनी तैयारी है जो ईरान के लिए की जा रही है? जी बहुत बहुत नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तरफ तो टॉक चल रही है, दूसरी तरफ कुछ और चल रहा है। वो कुछ और मैं बताता हूँ कि क्या है। आज 50,000 के करीब अमेरिकन फौजी और मरीन्स गल्फ में वारिद हुए हैं। ये अजीबोगरीब टॉक है कि एक तरफ आप फौज उतार रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा ही जिनेवा वार्ता के वक्त हुआ था, याद होगा आपको। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म। ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल की तारीफ कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमारे भाई ने अभी जो उनको आतंकवादी कहा, जिन्होंने 1200 लोगों को अक्टूबर 2023 में मारा। गलत किया उन्होंने, क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। लेकिन जो 23 से 24 हजार बच्चों को उसके रिएक्शन में मारे, आप जवाब ये देंगे क्योंकि उसने ऐसा किया था, इसलिए वो इजराइल की मजबूरी थी। 23 हजार से ज्यादा बच्चों को मारना, ये कौन सी मजबूरी है? ये कौन सा एक्शन का रिएक्शन है? लिहाजा जब भी हमको बैलेंस, एशियन एज में एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला निकला था, तो उसने ये बात बताई थी कि मीडिया की एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो बैलेंस बनाने में दो लोगों के दरमियान, दोनों को जो है, कभी कभी चोर को भी और जिसका सामान चोरी हो रहा है, दोनों को मार खाना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो 1200 लोगों को मारने का काम अच्छा किया, लेकिन जैसे आपने उनको आतंकवादी कहा है, काश उन लोगों को भी आतंकवादी कहते कि जो 23 हजार से ज्यादा। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले वहां पर शॉपिंग सेंटर के पास इसराइल ने कितना तबाहकुन हमला किया। यही काम कोई और मुल्क करता कि जो अमेरिका का मुखालिफ था, तो आज इसको आप आतंकवादी घटना बताते, न जाने क्या से क्या बताते। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि बैलेंस बनाने के चक्कर में आप मजलूम को मजलूम जालिम ना बनाइए और जालिम को मजलूम ना बनाइए। ये मेरी आपसे बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ जो है इल्तिमास, रिक्वेस्ट और गुजारिश है। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि वार्ता के बारे में है, बिल्कुल सही है। वार्ता, आज की वार्ता हम सबको ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं होगी, लेकिन यह भी शुरुआत है, इनिशियली स्टेज में वार्ता है। हमें उम्मीद यह है कि ईरान की जो 10 शर्तें हैं, उनमें से अगर 5 शर्तों को भी अमेरिका ने मान लिया, तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 40 दिन ईरान ने डिफेंस ही नहीं किया है, बल्कि हमला भी किया है, अटैक भी किया है। और अमेरिका के उस जिसे कहा जाए यूएसएस जेराल्ड के ऊपर हमला किया, जिसको अमेरिका ने एक बहाना करके उसमें आग लग गई थी, पीछे कर लिया। या जो है अब्राहम लिंकन को भी ईरान ने जख्मी किया। मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म कर दिया है कि वो ऑपरेशन के लायक नहीं रह गया था, लेकिन जिस पर कोई एक पत्थर नहीं मार सकता था, ईरान ने उस पर जो है वो हमला करके जो है उसे जख्मी किया। तो ईरान इतना कमजोर नहीं जितना अमेरिका समझ रहा है या लोग समझ रहे हैं। ये अमेरिका जो टेबल पे, टॉक के टेबल पे आया है, वो इसलिए आया है कि ईरान के पास एक ताकत है। हिजबुल्ला को नाकारा जा रहा है क्योंकि वो कमजोर है, ईरान के साथ बातचीत हो रही क्योंकि वो मजबूत है। जब भी कोई ताकत जो है, बड़ी ताकत टॉप के लिए, सीज फायर के लिए आगे बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कर्नल खुद को मलिक, आपकी बात कमजोर पर महसूस जवाब भी कर देना रही है। चाह रहे हैं, जरा उनका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद कुछ खबरें आ रही है वो भी साझा करते हैं। बिल्कुल जी मलिक। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। मीनाक्षी जी, रिजवी साहब की जो बात है उन बातों से पार्शियली मैं एग्री करता हूं। हम्म। लेकिन ये बात देखिए, जब ऑपरेशन शुरू हो जाती है तो आप काउंट नहीं करते हेड्स को। आप ये नहीं कर सकते कि इन्होंने 12 से मार दिए, इन्होंने 12,000 मार दिए। जब ऑपरेशन शुरू होते हैं देशों के, तो उसमें क्षति होती है और बहुत बड़े लेवल की क्षति होती है। हाँ, ये बात सही है कि गाजा के अंदर जो मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है और पूरा वर्ल्ड इसके लिए चिंतित है। सवाल ये होती है कि बार बार ऐसा क्या होता है कि कभी हमास कभी हिजबुल्ला उनको जीने नहीं देता। उनको क्यों, ईरान उनको क्यों कहता है इस बात को लेके कि हम तुम्हें जमीन से मिटा देंगे? यही तो कह कारण है रहा है कि भाई, उनको बहाना मिलता है कि हम फिलिस्तीनियों को समझते हो पावरफुल। फिलिस्तीनियों नहीं को रिजवी उनके साहब, घर से फिलिस्तीनियों को नहीं नहीं उनके रिजवी घर साहब, से आप मेरी बात निकाला सुनिए। गया है।
चीने की हम एक जो लॉजिक वो पे है बात कर रहे हैं, इजराइल क्वांटिटी की नेक्स्ट बात लीडर बाद है। में करते हैं, एक लॉजिक पे बात करिए। अगर ईरान आज इस बात को जी कहे कि देखिए मैं किसी भी, ना हूती ना हमास ना हो, इन सबकी मैं ऑक्सीजन कट करूंगा, मेरे लिए ये कोई नहीं है आतंकवादी से ज्यादा, तो कैसे नहीं आएगा समाधान की तरफ 4 कदम नहीं, ये तो दौड़ के जाएंगे लोग। और कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि युद्ध को जारी रखा जाए या लड़ाई को आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात ये कोई आज की बात नहीं है रिजवी साहब, ये आज की बात नहीं है, ये बात तो इसराइल के जन्म से शुरू हो गई। और ईरान तब से उसने इसराइल को मान्यता दी, दूसरा इस्लामिक मुल्क था जिसने इसराइल को मान्यता दी और उनके साथ कारोबार बढ़ाया, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ाया, मैन टू मैन, और उनके इसराइल के लोग जाके वहां पे पूरी इरिगेशन सिस्टम को वहां पे स्थापित करके आए। कहने का मतलब है कि इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद इतने ऐसे दुश्मन क्या गए, लॉकिंग हॉर्स की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि इसराइल के वजूद को जब नकारना शुरू किया 79 की इस्लामिक क्रांति के बाद, पूरा जहनीत चेंज हो गई। उससे पहले एक फलती फूलती व्यवस्था थी, एक फलती फूलती समाज के अंदर लोग पूरा उनके, देखिए उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये धर्म का नाम लिया गया ना, और धर्म को एक टूल के नाम पे आगे लोगों को संगठित करने का कोशिश किया गया और एक तरह से कट्टरवादिता को आगे किया गया, तब से ये प्रॉब्लम पैदा हुई। आप एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का अधिकार है? देखिए आप, छोटी सी बात है, यहीं से नफरत पैदा होती है और यहीं से दुश्मनी पैदा होती है, यहीं से बदले की भावना शुरू होती है। हमें जड़ पे आके बात करना पड़ेगा, अगर जड़ पे नहीं करेंगे तो हमें बीटिंग अराउंड द बुश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं और जवाब रही देता बात हूँ। ये कि आज की, मैं नहीं 2 जवाब मिनट देता में हूँ खत्म सर। करता हूं, मैं खत्म करता हूं, जरूर जीने का बोलिएगा। अधिकार हर नहीं इंसान नहीं, को है, आज की बात जो है, लेकिन वो ईरान को भी इंसान जो पूरी दूसरों तरह को से जीने जरूरत है दे। अपनी इकोनॉमी को मेरी सपोर्ट करने की। ईरान भी एक अनंत काल तक नहीं चल सकता। ईरान बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों से नहीं चलती। देखिए जो वहां का शासन होता है, रिजीम होता है, वो लोगों पे अपने रूल्स और अपनी जहनीत को इंपोज करता है और लोगों को उसको फॉलो करना मजबूरी होता है। आप ये तो नहीं कह रहे कि ईरान ने खुद वहां के अभी 30,000 लोग मारे हैं, 25-30,000 लोग मारे हैं? कितनी दिन की बात है, 3 महीना ये भी पुरानी बात गलत है। है, कौन ये है आगे इस रिपोर्ट बात भी पे नहीं रोया? वेस्टर्न मीडिया की और है। ईरान के अंदर ये से, भी ईरान 30,000 के अंदर वाली से भी कितनी गलत है चीजें ये। बाहर आ रही है। आप इजराइल के अंदर जाइए, रूस के अंदर जाइए, या सॉरी यूएसए के अंदर जाइए, सारी खबरें जा रही है, वहां पर विरोध करने के लोग स्वतंत्र हैं। ईरान के अंदर से कितनी खबरें आ रही हैं? हम जानना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, डैमेज क्या है। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका को और ज्यादा कर्ज किया जाए, लेकिन वो मौका तो दीजिए। आप ना तो वहां पे जर्नलिस्ट को जाने दे रहे हैं, ना वहां की कोई खबरें आने दे रही है, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल, वो छलनी के थ्रू छान छान कर खबरें मीडिया को दे रहे हैं। मेरी बात ये रिजवी साहब कि अगर हमें सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, सॉल्यूशन दोनों तरफ से आएंगे। कुछ एक साइड को करना पड़ेगा, तो दूसरा कंप्रोमाइज दूसरी साइड को करना पड़ेगा। कभी भी हार्ड लाइन लेने से समस्या के समाधान नहीं निकले हैं। अभी और थोड़ा इस टॉकिंग टेबल, पूरे जो पीस टॉक चल रही है, मुझे लगता है कि उस पर भी सर थोड़ा सा हमें और फोकस करना होगा। राजा कासिफ जी, जरा ये भी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में जब ये वार्ता चल रही है तो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका जहां अपने पॉइंटर्स लेकर के आया है, तो हॉर्मुज खुलवाने वाली स्थिति पर क्या ये देश राजी हो जाएंगे? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। देखें, दोनों बैठ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो मैंने पहले कही कि ईरान और अमेरिका बैठ गए हैं पाकिस्तान में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 78 से लेके जब तक ईरान में जो रिजीम चेंज हुआ है, जिसको थियोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, थियोक्रेसी आई है, तो एक्सट्रीमिज्म उसके बाद से आया है और अब वो पहली दफा है कि बैठ रहे हैं इस तरीके से। और एक और चीज ये कि ईरान अगर अपने प्रॉक्सियों के लिए भी स्पेस मांगेगा, कि कल को कहेगा यमन में भी दो, लिबनान में भी दो, तो लिबनान देखें, बेरूत बहुत खूबसूरत शहर था, 78 के बाद ही तबाही की तरफ गया है ना। और जैसे अभी एक और साहब भी आपके कह रहे थे कि ये बात फैक्ट है कि ईरान अपनी प्रॉक्सियों के लिए कोई हेल्प आउट नहीं मांग सकता। ये बात तो ईरान को भी पता है, उसने रखी सिर्फ इसलिए सामने ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिन पे हम नेगोशिएट करें। और अमेरिका को भी पता है कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पे उन्होंने भी नेगोशिएट करना है। तो मुझे लगता है कि जो ये जगह खोलनी है, रास्ता पानी का ईरान का, अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है और ये कर सकता है। दो चीजें हैं जिसपे ईरान का जो फोकस है और अमेरिका जिसको मुझे लगता है कि मान सकता है, वो एक चीज ये कि ईरान का जो पैसा उन्होंने फ्रीज किया है, पाबंदियां हैं, वो नरम हो सकती है, उनको जरा सॉफ्ट हो सकती हैं, बेशक वो थोड़े टाइम के लिए हो ताकि निगोशिएट हो सके। दूसरी बात ये कि जिस एरिया में अगर ईरान अपना कोई टैक्स लेना चाहता है तो बहुत ज्यादा नहीं तो माइनर पे अमेरिका मान सकता है। उसकी वजह ये कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको माना ना जा सके। दूसरी तरफ न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ऑलरेडी पहले मान चुका था,
अमेरिका के एंड पे थी कि वो नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली वो आएंगे। और न्यूक्लियर में ये इशू है ना कि वो उसको यूरेनियम को वो किस लेवल तक इनरिचमेंट में लेके जा रहे हैं, वो कंट्रोल होना चाहिए। तो उस पे तो ईरान ने कभी सवाल ही नहीं खड़ा किया, कहा ही नहीं कि हम नहीं मानते। ईरान ने तो पहले भी माना है। ये तो अमेरिका था कि जो इन चीजों को मान नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो जाएगी, यूरेनियम वाला मामला क्लियर हो जाएगा। अमेरिका इस दफा बड़ा सीरियस है। ये तो 25 साल से अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट गुजरे वो नहीं मान रहे थे ना, ये अब तो आगे डायरेक्ट बात हो गई है। तो ये चीज हो जाएगी, रास्ता भी खुलेगा और ये अमेरिका भी मानेगा। और फाइनली दोनों को मानना पड़ता है। और प्रॉक्सीज पे भी मानना पड़ेगा। और अगर ईरान नहीं की मानेंगे है, तो अब इससे ज्यादा जो ये युद्ध है वो विभत्स रूप लेते हुए नजर आएगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब अमेरिका की तरफ से जरूर कुछ तैयारियां तो की जा रही हैं, वरना डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये प्रेशर भी बनाने की कोशिशें होती हैं कि एक तरफ जब आप टेबल टॉक कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप ऐसे बयान दें कि आप अपनी शर्तों पर सामने वाले देश को मनवा सकें? चलिए मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपका कि आपने बोलने का मौका दिया। अभी तक मैं ज्ञान ले ही रहा था लोगों के। मैं बड़ा अफसोस के साथ बोलता हूं जब मैं पैनलिस्ट को सुनता हूं, जब आप किसी विचारधारा से ग्रसित होकर किसी चीज की एनालिसिस करते हैं तो आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। जब आप एक साइड एनालिसिस करके दूसरे पक्ष को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अफसोस होता है। ये मिडिल ईस्ट की समस्या को आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इजराइल की समस्या नहीं है, ये फिलिस्तीन की भी उतनी ही समस्या है। अगर आप हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जिसका कि ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के शासन में उनके मिनिस्टर्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत होते चले जा रहे हैं। 1200 लोगों की आपकी जान की कीमत आपको बहुत नजर आती है, लेकिन जहां 60,000 लोग मार दिए गए, लाख लोग घायल कर दिए गए, पूरा पूरा गाजा पट्टी को समतल बना दिया गया, उसकी आपको समस्या नहीं दिखती। मिडिल ईस्ट इतने दिनों से जल रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ एक इंसान का हो सकता है, वो इजराइल। बाकी के लोगों का क्या हो रहा है? हिजबुल्लाह के नाम पे जिस तरीके से आप लेबनान में फायरिंग करके जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, ये बफर जोन है जिसमें सिविलियन मारे जाते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर ईरान कट्टर देश है तो सऊदी अरब क्या है, बहरीन क्या है, यूएई क्या है, जॉर्डन क्या है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक तरीके का पार्टीशन एटीट्यूड के साथ अगर एनालाइज करेंगे मिडिल ईस्ट की समस्या को तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देखिए 1979 के बाद एक बड़ी वार्ता होने जा रही है इस्लामाबाद में। अगर इसको आप नेगेटिव फुटेज पे आप चढ़ाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अगर आपको पीस टॉक के लिए आगे बढ़ना है तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे तब आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जो भी पॉइंट है, आपने 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान के एग्री किए जिस पे बात होगी, अगर आप हाँ करते हैं और फिर उसको नेगोशिएट करते हैं वन बाय वन, तो उसमें ऐसे कोई हिंड्रेंस नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खोला जाए, क्योंकि पूरा विश्व इफेक्टेड हो रहा है। उसमें ईरान का कंट्रोल होगा कि कतर का होगा कि क्या रेवेन्यू शेयरिंग होगी, किस तरीके से होगा, कैसे उस इलाके को डीमाइन करेंगे, कैसे बाबल मंदेब का जो इलाका है उसको आप सिक्योर करेंगे जिससे हुती उसमें इंटरफेयर न कर सकें। उसके बाद आपको मूव ऑन करना पड़ेगा लेबनान पे। लेबनान का इशू आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहीं से फ्लेयर अप शुरू होगा, वहीं से इजराइल की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। वो गोलन हाइट पे भी चला गया है, वो लितानी रिवर पे भी जाएगा, वो ग्रेटर इजराइल भी बनाएगा, फिर जॉर्डन भी जाएगा, फिर इजिप्ट में भी वो जाएगा और फिर सुएज कैनाल तक हो जाएगा। आपको ये समझना पड़ेगा, जब बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद से आज तक कितना एक्सपेंशन इजराइल ने किया, और वेस्ट बैंक का आपको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से वो आगे रूपरेखा बनाएगा। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही, दूसरी तरफ लगातार लेबनान पे स्ट्राइक हो रही, तो ये माहौल ही बड़ा कंड्यूसिव नहीं है पूरी वार्ता के लिए। और जहां तक इजराइल के पक्ष रखने की बात है, अमेरिका उसका पक्ष रख रहा है। अमेरिका ने आगे बढ़ा के बोला है कि आप ऑपरेशन जारी रखिए लेबनान में, क्योंकि लेबनान इस सीज फायर में इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे मैं बोलता हूं पाकिस्तान का फेल्योर है। पाकिस्तान ने ठीक से कन्वे नहीं किया, ना तो ईरान को, ना तो अमेरिका को, ना तो इजराइल को, कि उसकी रूपरेखा क्या है, इसलिए ये कंफ्यूजन बना हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर शर्तों को मान लेते हैं, अगर उनके फ्रंट को रिलीज कर दिया जाता तो उसमें क्या समस्या, वो रीबिल्डअप पे काम आएगा। मकसद आपका क्या होना चाहिए? 10 पॉइंट में आप एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट पे तो आप एग्रीमेंट बनाइए। आप वार्ता को शुरुआत ही नहीं होने दे रहे हैं। आप पहले दिन से उसको कंडम कर दे रहे हैं कि नहीं, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको खत्म करेंगे और उस पर ऑपरेशन चलते रहेंगे। तो मिडिल ईस्ट का वहां से सोल्यूशन नहीं निकलता है। और मिडिल ईस्ट की जब समस्या को आप देखते हैं तो वहां सऊदी अरेबिया का भी डेलीगेशन है, वहां चाइना का भी डेलीगेशन है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करो, एक एमिकेबल सोल्यूशन पे आप आइए। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वहां पे नो गो सिचुएशन है। स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं, और साथ में आपके जो ब्रैड कूपर हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन को देखते हैं, वो भी वहां पे हैं।
तो तमाम तरीके की चीजों को है। और ईरान ने जो प्रेशर बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने मिनाब 168 का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। तो तमाम तरीके की चीजें उलझी हुई हैं, चीजें इतनी आसान नहीं है। लिहाजा ईरान को कुछ सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री बेसिस आप वाइंड अप अमेरिका के नहीं करा पाएंगे, वो अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसका वायर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप इनरिचमेंट प्लान पे जब आप एग्री कर गए थे आप फर्दर इनरिचमेंट नहीं करेंगे, तो उसको आप कंटिन्यू करिए। तो कुछ गिव एंड टेक की सिचुएशन आनी चाहिए, रादर देन टेकिंग अ वेरी हार्ड स्टैंड। और विश्व की जो समस्याएं हैं आज की डेट में, इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्टर्न कंट्री, तमाम जगह आज की डेट में क्राइसिस हो रखा है। तो इससे क्राइसिस से निकलने का एक अच्छा मौका है। अमेरिका ने देखिए हाई नोट पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया, वो उसी का बदौलत आज की डेट में वो सीज फायर के लिए एग्री किया। वो एक हाई नोट से निकलना चाह रहा था इस युद्ध से, और वो व्यवस्था बनी हुई है। तो लिहाजा एक ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, मेरा मानना है, एग्रीमेंट करने की ब्रिगेडियर बात है। शरदेलू, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आप लोगों से सुना है सुबह से, क्योंकि ये तमाम चर्चा चल रही है और उसके पहले से भी चल रही है, लेकिन अभी जब से ये पूरे इस्लामाबाद टॉक शुरू हो रही है, वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, इस बीच तमाम खबरें भी आ रही हैं। एक तरफ इस्लामाबाद, दूसरी तरफ अमेरिका में इस बात की तैयारी हो रही है कि किसी तरीके से इजराइल और लेबनान को एक साथ एक वार्ता के लिए एक टेबल पर लाया जाए, जो कि 14 अप्रैल को पेंडिंग बताई जा रही है। और अगर ये वार्ता होती है, यानी ये लोग अपना मेंटल सेट करके गए हैं, मेंटली ये सेट होकर के गए हैं कि हमें इस युद्ध को, मिडिल ईस्ट को किसी भी तरीके से समाप्त करना है। इसलिए एक तरफ अमेरिका और ईरान बैठा हुआ, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान को भी बिठाने की तैयारी है। मीनाक्षी, देखिए, जब भी आप वार्ता के लिए आते हैं, आपके एजेंडा पॉइंट्स बहुत क्लियर होते हैं, आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। उसके बिना किसी टेबल पे आके बैठ के चले जाना इज नॉट द रिक्वायरमेंट। और बिल्कुल देखिए, जैसा मुझसे पहले ब्रिगेडियर सर ने कहा कि इट इज नॉट जस्ट दिस प्रॉब्लम, देयर आर लेयर्स टू दिस प्रॉब्लम, जो मैं भी पहले कह रही थी आपसे कि एक प्रॉब्लम ये नहीं है, इसमें हर चीज कहीं ना कहीं किसी और के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आप देखिए, अगर लेबनान में हमारे यहाँ से भी यूनिफिल में लोग जाते हैं, वहां पे बकायदा यूएन मिशन एक बैठा हुआ है, कितने सालों से बैठा हुआ है। अगर किसी समस्या का समाधान आपको चाहिए, तो उस समस्या को आपको डायरेक्टली एड्रेस करना होगा। आप बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे, उससे नहीं निकलेगा। अगर आज हिजबुल्लाह और लेबनान को आप छोड़ देते हैं, कल को यहां पर फिर समस्या शुरू हो जाएगी। और क्योंकि सबको पता है कि ईरान उसको फंड करता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसा मैंने आपको इराक का भी एग्जाम्पल दिया था, तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि सारी चीजें, क्योंकि लेबनान का जो मुद्दा है वो ईरान से अछूता नहीं है, वी ऑल नो, एंड अनलेस इस चीज को हम एड्रेस करेंगे, यहां पर पूर्ण स्थायी रूप से शांति नहीं होती। जैसे ही वार्ता खत्म होगी, इजराइल फिर से बेरूत पे बम मारना शुरू कर देगा, वहां से वो जवाब देना शुरू कर देंगे। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस एंटायर एक्सरसाइज देन? पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी है, चाइना से डेलीगेशन आया है, सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आया है, साउथ कोरिया की तरफ से एक ट्वीट आया है इसको लेके, जिसमें वो कंडेम कर रहे हैं इजराइल के एक्शंस को। 60 देशों ने मिलके एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो पीपल इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि इसके रिपरकशंस क्या हैं, और ये कितनी बुरी तरह से पूरे विश्व को एक मंदी के कगार पे लेके आ गया है। जहां तक देखिए हॉर्मुज की बात है, तो हॉर्मुज में जो ईरान ने किया है, आप का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आप उस तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 200 किलोमीटर की आपकी और टेरिटरी होती है, उसके बाद के इलाके को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वे यूएन क्लॉज के खिलाफ है। लेकिन इस समय क्योंकि वॉर की स्थिति है, तो हर कोई अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद लगा रहा है, और इसलिए अभी विश्व भी चुपचाप देख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस समय आपको एक लेवल पे आने की जरूरत है जहां आपको थोड़ा सा कामनेस चाहिए। पूरा वर्ल्ड जो है उससे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में डील करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी इन दोनों पक्षों को भी दिखानी होगी। जैसा मुझसे पहले सर ने भी कहा, इफ यू कीप डिगिंग द पास्ट, आपका वो जख्म कभी भरेगा ही नहीं। उस जख्म को भरने के लिए आपको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप पे आना होगा, और कहीं ना कहीं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लानी होगी। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, तो जिस इजराइल ने जिस रेलवे ब्रिज को ध्वस्त किया था, जो कहा था कि खत्म कर दिया, उसको उन्होंने 3 दिन में रिपेयर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो चाहे कितने भी बर्बाद हो चुके हों, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज को हम आज भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का उसके घर में डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उसके जिस तरह के एसेट्स खराब हुए हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का उसका नुकसान हुआ है। इजराइल का डेली नुकसान हो रहा है। अब इजराइल को अगर ईरान बम मारना बंद भी कर दे और हिजबुल्लाह बम मारता रहे,
तो फिर वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। इसमें हम हूती और हमास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सो समवेयर द प्रॉब्लम इज मच बिगर एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक बार की वार्ता से नहीं होगा। नहीं, इस वार्ता को लेकर के शुरुआत में भी पैनल की तरफ से कहा गया था कि ये बातचीत लंबी चल सकती है। ऑल्दो पहले ये था कि ये बातचीत 1 या 2 दिन लंबी चल सकती है, लेकिन ईरानी मीडिया भी अब ये दावा करते हुए नजर आ रहा है, उससे अपने इस स्टेटमेंट को बदला है कि ये बातचीत और भी ज्यादा लंबी खिंच सकती है। यानी ये समाप्त नहीं कह सकते कि अगर ये 2 दिन बाद बातचीत बंद हो जाती है कर्नल मलिक, तो ये बातचीत बंद हो गई है। जो सवाल मैंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी से किया था, वही सवाल मैं आपसे एक बार फिर से दोहराती हूँ, क्योंकि ये और अपडेट आ रहे हैं। ईरानी मीडिया ही ये दावा करते हुए नजर आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो लेबनान से बातचीत करे और ये जो हमले हो रहे हैं उसे रोका जाए। मीनाक्षी जी, क्या कहा जा रहा है, क्या सामने दिखा रहा है, ऑप्टिक्स क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये पूरी में अलग ही स्टोरी होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।